प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का किया शुभारंभ। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। ऊर्जा, सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़ी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को किया निरस्त। राज्य में अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत होंगी शादियां और तलाक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। उधमपुर में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ करेंगे मौजूदा स्थिति पर चर्चा। और रांची टेस्ट में दूसरे दिन का खेल जारी। 353 रन पर सिमटी इंग्लैंड की पारी। पहली पारी में भारत को लगा शुरुआती झटका। जल्द ही पवेलियन लौटे रोहित शर्मा। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र से जुड़ी कई और बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया और शिलान्यास किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। यह पहल केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप है। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर इसका लाभ होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सहकारिता की शक्ति को सराहा। पीएम ने विकसित भारत के निर्माण में इसे बेहद अहम बताया। पीएम ने कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहकारिता से मिली सफलता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। पीएम ने कहा कि गुजरात में सहकारिता क्षेत्र ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। गुजरात में हमने देखा है कि जब दूध का पैसा सीधा बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया। अब तो हमारी सहकारी समितियां, हमारे पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इसलिए अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो, जो भी पेमेंट्स हो, वो डिजिटली हो। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज वो विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) के 1600 मेगावाट के लारा सुपर
थर्मल पावर स्टेशन का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे और परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले और दूसरे चरण से 50% बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजनांदगांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक के पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। मंदिरों से टैक्स लेने वाला बिल विधान परिषद से खारिज हो गया है। बीजेपी और जेडीएस के सदस्यों ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी। इस बिल को विधानसभा में पारित किया जा चुका था। इस संशोधित विधेयक में कहा गया था कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूल करेगी। इसे लेकर भाजपा सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और इसमें हिंसा, धोखाधड़ी और धन का दुरुपयोग होना तय है। और कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उत्तराखंड पाखरो रेंज घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा ईडी ने अन्य लोगों को भी तलब किया है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। ईडी ने 7 फरवरी को हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान लगभग 1.20 करोड़ रुपए मूल्य की भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए थे। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में एक एनजीओ की भूमिका की पहचान की है और उसे नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस एनजीओ को दान ना करें। इस एनजीओ का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसका अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेज की जानकारी आयकर विभाग समेत अन्य बाकी एजेंसियों को भी दे दी है ताकि इन्हें सीज किया जा सके। साथ ही साथ इस संस्था को डोनेट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने साफ कहा है कि गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने, सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है और इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज भी संदेश खाली के लिए रवाना हुई। NHRC की टीम ने कल भी संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग में अनेक मजदूरों की मौत पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से 6 सप्ताह के अंदर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में प्राथमिकी की स्थिति और पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की जानकारी होनी चाहिए। नोटिस में दुर्घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से चलाई जा रही उन औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करे जहां खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। नोटिस में टिप्पणी की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में घटी आग की ये दुर्घटना अकेली नहीं है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्दोष मजदूरों की जान गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कमांड अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। इस 1 दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा से संबंधित वर्तमान हालात पर सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। हालांकि अपने इस दौरे में रक्षा मंत्री किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। महज 2 महीने के भीतर रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर सराहना की जा रही है। हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो ने कहा है कि वर्तमान में भारत आर्थिक क्षेत्र में सबसे अच्छी स्थिति में है। इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। रे डालियो ने कहा है कि दुनिया की किसी भी बड़ी या फिर विकसित अर्थव्यवस्था में भारत सबसे तेज गति से विकास की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के स्तर और बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार हो रहे हैं और ये सब पूंजी निर्माण के संयोजन से हो रहा है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में आ रहे बदलावों का लाभ उठाने के लिए भारत बेहतरीन स्थिति में है। और भारत का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत के डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। भारत में डिजिटलीकरण की स्थिति ब्रिटेन, जर्मनी और जापान सहित कुछ विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के द्वारका यात्रा को लेकर वहां के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि आज द्वारका पूरी तरह बदल गई है। लोगों की सुविधाओं का प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान रखा है। द्वारकावासी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगली बार भी प्रधानमंत्री बने ताकि विकास के काम ऐसे ही करते रहें। लाइटिंग, डेकोरेशन, फाउंटेन शो और भी कई
मानो कभी द्वारका कॉरिडोर जब बनेगा तभी इससे भी अच्छा लगेगा, ऐसा हमारी सोच है। बेट द्वारका पूरा समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है, उसके साथ साथ होटल डेवलपमेंट और व्यापारियों की भी रोजगार बहुत खुलने का स्कोप दिखाई दे रहा है। द्वारका भी दुल्हन की तरह सजी हुई है यहाँ पर आज, और हमको ये भी मालूम है कि ब्रिज बन रहा है बेट द्वारका जाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात आ रहे हैं, द्वारका आ रहे हैं, तो द्वारका जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। और क्यों ना हो, हमारे सबके प्रिय नेता आ रहे हैं। एक नया पुल जो है वो बन के रेडी है और बहुत बढ़िया नजारा है, लाइटिंग से सजाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो लाइट एंड साउंड शो देख के भी हमें बहुत बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। पीएम साहब का हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करने के लिए अभी उत्सुक है। और इजराइल और हमास में जारी संघर्ष से विध्वंस हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए इजरायली सरकार ने भारत से कुशल श्रमिकों की मांग की है। भारत सरकार ने मुश्किल वक्त में इजराइल की मांगों को मानते हुए उत्तर प्रदेश से कई हजार श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी की है। श्रमिकों से जुड़े अहम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर के साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये खास बातचीत दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको इजराइल भेजा जा रहा है। उस पर हम इनसे बात करेंगे। अनिल जी, ये क्या योजना है और किस तरह के श्रमिकों को आप लोग भेज रहे हो? नहीं, देखिए, इजराइल और हमास का जो संग्राम चल रहा है उसके बाद इजराइल में एक नव निर्माण का दौर है, तो इजराइल ने डिमांड किया है। और इजराइल और भारत के संबंध दुनिया में आप जानते हैं कि एक पूज्य प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जिस तरह का संबंध दोस्ताना बढ़ा, तो हमें खुशी है कि हमारे कामगार इजराइल के निर्माण में सहयोगी बन रहे हैं। तो इजराइल ने डिमांड किया है, मैं 5000 कुशल हमारे जो कामगार हैं उनको भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बाकी 5000 और कामगार हमको भेजने हैं, वो हम आवेदन ले रहे हैं कामगारों से, उनके भी आवेदन आ जाएंगे। तो 28 तारीख से उनके भी एक टेस्टिंग का कार्यक्रम है जिसमें इजराइल गवर्नमेंट के अफसर आने वाले हैं, वो कार्यक्रम चलेंगे। तो सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश से हम 10,000 से भी ज़्यादा अपने कुशल कामगारों को इजराइल हम भेज रहे हैं। ये किस तरह के कुशल कामगार हैं, किस तरह के कार्यों में इनको विशेषज्ञता प्राप्त हो? खास तौर पे भवन निर्माण के ये हैं, जैसे जो प्लम्बरिंग का काम करता हो, इलेक्ट्रीशियन का काम करता हो, टाइल्स का काम करता हो, है ना, ईंट जोड़ने का जिसके पास हुनर हो, स्किल हो, तो ऐसे कामगारों की डिमांड है, हम उन्हीं को भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है कि इजराइल सरकार ने डिमांड की है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको पूरी करने जा रही है, क्योंकि कुशल कामगार यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जो इजराइल में जाके भूमि से संबंधित, जो निर्माण कार्य से संबंधित हैं, वो कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और आपको बता दें कि आज गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। संत रविदास मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। उनका पूरा जीवन जातिगत और सामाजिक भेदभाव को मिटाने, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने और भक्ति भाव का संचार करने के लिए समर्पित रहा। आइए हम गुरु रविदास जी के दिखाए हुए भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर समरसता पर आधारित समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी रविदास जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि संत परंपरा के महान कवि और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। संत रविदास जी ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को एकता के सूत्र में बांधने के उल्लेखनीय प्रयास किए। रविदास जी का मानना था कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। संत रविदास जी के सिद्धांतों को आत्मसात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है।
किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं आमजन को भी खासी परेशानी हो रही है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये नज़ारा है हरियाणा के अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर का। किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुके हुए हैं। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अब इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम ये किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ तक करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जाना है और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर। हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम। 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर। अभी आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं, पैसा वगैरह खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 1000 ट्रक रवाना होते हैं। सभी ट्रक दिल्ली होकर अगले राज्यों में जाते हैं। ट्रकों में जिन व्यापारियों का माल लदा है उनको खासा नुकसान हो रहा है। सभी दिक्कतें हो रही जी, ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी, सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है, इस करके क्या बोलते हैं यार, काम बहुत मंदा जी चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पास खर्चा खत्म हो गया। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हरियाणा से पंजाब आने जाने वाले आम नागरिकों व रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही रुकने से पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर पर ट्रक न तो वापस आ रहे हैं और न ही आगे जा पा रहे हैं। इस कारण से माल की आवाजाही बाधित हो रही है। इस वजह से बीबीएन के अप्लायंसेस, धागा, गत्ता, दवा, सीमेंट उद्योग भी इस बंद से काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथास्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। और आज माघ माह की पूर्णिमा है और इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम के घाट पर डुबकी लगाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।